नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 7th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट आर नाउ अलाइंड ऑन बूस्टिंग ग्रोथ। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, आरबीआई। आरबीआई का मतलब है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आरबीआई के गवर्नर कौन है। Who is the governor of RBI and where is the headquarters of RBI? कभी भी हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सभी के कमेंट्स को देखूंगा। चलिए यहां से शुरू करने वाला हूं। देखिएगा, आरबीआई के पहले द लगा है, गवर्नमेंट पहले, इसके पहले भी द लगा है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ये दो सब्जेक्ट हो गए, आर के साथ जुड़ा हुआ है। आर नाउ अलाइंड ऑन। अलाइंड ऑन मतलब होता है अग्री करना, ये फ्रेजल वर्ब है। ऑन के साथ देखिए वर्ब प्लस आईएनजी आ गई। बूस्ट। बूस्ट का मतलब इंप्रूव होता है। ग्रोथ का मतलब विकास होता है। ग्रोथ नाउन है, और ये ग्रोथ है नाउन। और इसकी जो वर्ब होती है ग्रो, टू प्लस ग्रो लिखा होता है वो सही है। टू प्लस ग्रोथ लिखना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। इसको जेरन बोलेंगे। जेरन के बारे में इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे और आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको नन फाइनाइट के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें नन फाइनाइट के प्लेलिस्ट में कई वीडियोस हैं, जिसमें जेरन एक टॉपिक है, उसको देखें और वहां से समझें। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजंस ऑन फ्राइडे show that the central bank is now द सेंट्रल बैंक के बारे में बात हो रही है। सेंट्रल बैंक के बारे में जब भी बात हो तो इसको याद रखेंगे, ये आरबीआई के बारे में बात हो रही है। द सेंट्रल बैंक इज नाउ अनइक्विवोकली unequivocally choosing growth in the perennial ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ। इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज, ये डिसीजन है, जो कि डिसीजन सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब आगे देखिए, ये अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, इसके बाद नाउन आता है। डिसीजंस नाउन है और ये प्लूरल है। इसकी वर्ब यहाँ पे शो है। डिसीजंस शो करता है। सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ वी1 या वी5 अटैच करेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो जब भी सेंटेंस में प्लूरल के साथ अटैच करना हो तो प्लूरल के साथ वी1 अटैच करते हैं, और वी5 हमेशा सिंगुलर के साथ, क्योंकि वर्ब की वी5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डिसीजंस किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ऑन फ्राइडे शो दैट कि सेंट्रल बैंक इज नाउ, सेंट्रल बैंक चूज कर रही है ग्रोथ को। सेंट्रल बैंक ग्रोथ को चूज कर रही है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली मतलब होता है क्लियरली। इसको याद रखेंगे। ये जो वर्ड यहाँ से है, इसको मैं लिख देता हूँ अन। ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अनइक्विवोकली, इसका मतलब होता है क्लियरली। ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ये सेंट्रल बैंक इज ग्रो चूजिंग चूज कर रही है ग्रोथ को इन पेरेनियल ग्रोथ। पेरेनियल मतलब होता है लंबे समय से, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये एडजेक्टिव है। पेरेनियल मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम को बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से लास्ट करने वाला, उसको बोलते हैं। अस्थाई बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ। इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ का मतलब होगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं।
इन्फ्लेशन मतलब होगा महंगाई, इसको याद रखेंगे। ये टॉपिक इकोनॉमिकल है। तो और ट्रेड ऑफ मतलब होता है कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज और बैलेंसिंग ऑफ फैक्टर्स, मतलब समझौता या संतुलन को बोलेंगे। ट्रेड ऑफ मतलब संतुलन या समझौता को बोलते हैं। इसका मतलब बैलेंसिंग को बोलेंगे, बैलेंसिंग। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यहाँ पे बात क्या हो गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, डिसीजंस शो किया फ्राइडे को, सेंट्रल बैंक इज नाउ अनइक्वोकली, मतलब एक तरह से क्लियरली चूज कर रहा है ग्रोथ को इन पेरेनियल ग्रोथ के रूप में, इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ के रूप में। ट्रेड ऑफ मतलब होता है बैलेंसिंग करने के सेंस में। अब देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पहले आर्टिकल 2 लग गया। आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी पॉलिसीज, कमेटी का स्पेलिंग याद कर लेंगे आप। डिसीजन सब्जेक्ट है, नाउन है। इसकी वर्ब यहाँ है, दैट कंजंक्शन हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ये सब्जेक्ट है। इज नाउ, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है। अनइक्वोकली ये भी एडवर्ब है। चूजिंग, चूजिंग यहाँ कंटिन्यूअस है। ग्रोथ नाउन है, इन प्रेपोजिशन है। पेरेनियल एडजेक्टिव है। ग्रोथ इन्फ्लेशन नाउन है। ट्रेड ऑफ नाउन होता है। तो ऐसे करके समझेंगे। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ गया, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, इज्म, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स पे ये सारी चीजें लगी हो तो नाउन कहलाएगा। और देखिए ए लग गया तो एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एल आ गया, आई बी आ गया, एबल आ गया, फुल आ गया, लेस लगा हो, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं लेस के अलावा, जैसे ओयूएस लग जाए तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। इसमें कंफ्यूजन भी है, जैसे इनिशिएटिव नाउन की तरह वर्क करता है। अब जैसे एक वर्ड है कपफुल, इसमें फुल लगा है, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंसिंग के सेंस में आता है, इसका मतलब है बैलेंसिंग के सेंस में। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसमें डेटा ज्यादा केसेस में आपको मिलेंगे। दिस इज, दिस यहाँ प्रोनाउन है, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। अप्रोच नाउन है, करेक्ट एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी नाउन, जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़ेगा, इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। और इज वी फाइव में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अप्रोच एट दिस टाइम, यानी बात कही जा रही है दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ये सही अप्रोच है। अभी के समय में जितना किया गया है सही अप्रोच है। सही अप्रोच मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से स्टेप लेना बोलेंगे। यहाँ पे राइटर ही कहना चाह रहे हैं, इस सेंस में ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोच का मतलब हो जाएगा एक तरह से डिसीजन लेने के सेंस में आएगा, एक तरह से स्पीक टू होता है, या एटीट्यूड बोल सकते हैं। द फर्स्ट मेजर डिसीजन, डिसीजन यहाँ पे नाउन है, मेजर एडजेक्टिव है, फर्स्ट एडजेक्टिव है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। एडजेक्टिव के भी सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखें। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव के दो टाइप्स है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल होता है, तो कार्डिनल में वन टू थ्री फोर, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, मल्टीपल में सिंगल डबल ट्रिपल। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल द लगाते हैं, द प्लस ऑर्डिनल। पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, मेजर वर्ड है, ये सभी एब्सोल्यूट वर्ड मानते हैं। मेजर हो गया, यूनिक हो गया, कंप्लीट एडजेक्टिव ही है और एक वर्ब भी, ये एडजेक्टिव ही है वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गया, यूनिक हो गया, फेवरेट है। उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स है, आइडियल, परफेक्ट। ये सब जो वर्ड्स है ना, इसमें मोस्ट नहीं लगाना। जैसे आपने कहा मोस्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है तो मोस्ट की क्या जरूरत। यूनिक है तो मोस्ट यूनिक, और मेजर यूनिक है, मेजर है तो फिर मोस्ट मेजर की क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे कि इसमें ना मोस्ट या मोर नहीं लगाना है। जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे आप कहते हैं ही इज द मोस्ट आइडियल पर्सन, जब आइडियल आ ही गए तो इसमें मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है। इसको याद रखेंगे। द फर्स्ट मेजर डिसीजन वॉज टू कट, डिसीजन ये था कट करना, द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 5.5%। इतना कट करना था। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है।
इट कम्स, ये चीज आता है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से इट के साथ हमेशा सिमिलर आ गया। ऑन द बैक ऑफ टू कट्स ऑफ 2 बेसिस पॉइंट्स ईच, दोनों की बात हो गई। इन फरवरी में अप्रैल में जो कट हुआ था उसके जस्ट बैक में ये चीजें आई। विद द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब खुदरा होता है। रिटेल मतलब खुदरा इन्फ्लेशन को बोलते हैं, खुदरा जो महंगाई है उसको बोलेंगे। विद द लेटेस्ट, एडजेक्टिव है रिटेल, ये भी एडजेक्टिव है, इन्फ्लेशन नाउन है। कमिंग इन एट 60 मंथ लो, 16 महीने में सबसे लो माना गया, लो माना गया जनरली, सामान्यतः। ये चीजें सामान्यतः क्या कर रही हैं, देखिए आगे की बात को समझेंगे। जनरली ये एक्सिबिटिंग कर रहा है, एक्सिबिटिंग मतलब रिवील करना होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वर्ड है। एक्सिबिट मतलब होता है रिवील करना या अनवेल करना या डिस्क्लोज करना। इसका मतलब है उजागर करना, बात को खोलना, कोई भी रहस्य को खोलना। जनरली एक्सिबिट किया, क्या एक्सिबिट किया, देखिए सबड्यूड ट्रेंड को। ट्रेंड मतलब जो चीजें चलन में है उसको बोलते हैं। सबड्यूड मतलब होता है जैसे एक तरह से काफी कमजोर को बोलते हैं, दबा हुआ है, नॉट इंटेंस। ट्रेंड को ये चीजें क्या किया, मतलब कि रिवील किया। प्राइस स्टेबिलिटी जो है, स्थिरता, हैज नाउ बीन रेलिगेटेड, ये चीजें हो चुकी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, प्राइस स्टेबिलिटी हैज के साथ बीन आ गई, वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेलिगेटेड मतलब होता है असाइन टू अ लोअर रैंक, मतलब एक तरह से महत्व घट गया। जो प्राइस स्टेबिलिटी हैज बीन रेलिगेटेड मतलब लोअर रैंक पे चला गया, सेकेंडरी कंसर्न है। दीज रेट कट्स, देखिए दीज के साथ और दोज के साथ नाउन लगाएंगे प्लूरल। विल वंस द बैंक्स ट्रांसमिट, ये चीजें होंगी। वंस बैंक्स ट्रांसमिट देम टू बोरोवर्स, अगर बैंक ट्रांसमिट करती है तो बोरोवर्स के लिए, जो बोरोवर्स होते हैं लेने वाले, तो ये चीजें होंगी। दिस कट्स रेट विल बी, ये चीजें होंगी तब जब बैंक ट्रांसमिट करे। ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना या फिर पास ऑन करना। इसका मतलब लिख लेंगे पास ऑन करना। मेक इट चीपर फॉर कंपनीज, ये चीज बनाई जाती है चीपर, तो सस्ता कंपनीज के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए। टू बोरो मतलब होता है उधार लेना या खरीदना। टू बोरो, टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए एंड परचेस करने के लिए। पूरी लाइन को समझेंगे। विद लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन कमिंग इन, सबसे जो चीजें कमिंग इन है एट 69 मंथ लो वाला, जनरली एक्सिबिट किया मतलब उजागर किया, सबड्यूड ट्रेंड को, जो दबा हुआ ट्रेंड था उसको उजागर किया। सबड्यूड मतलब दबा हुआ था, ट्रेंड मतलब ये चलन है। प्राइस स्टेबिलिटी हैज नाउ बीन रेलिगेटेड, ये चीज रेलिगेटेड हो गई। रेलिगेटेड मतलब समझेंगे, ये चीज रेलिगेटेड हो गई मतलब एक तरह से महत्व घट गया, और सेकेंडरी कंसर्न के रूप में। दीज कट्स रेट कट्स विल बी, ये होगा वंस बैंक ट्रांसमिट, ऐसा तब होता है जब बैंक ट्रांसमिट करता है देम उनको, बोरोवर्स तक के लिए। मेक इट चीपर फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए सस्ता बनाता है बैंक। एंड कंज्यूमर्स टू बोरो, ताकि कंज्यूमर्स इसको बोरो करे। बोरो मतलब होता है लेना, टू इन्वेस्ट करें एंड परचेस करें, ताकि चीजें सस्ती होगी तब तो कंज्यूमर्स यहाँ पे लेंगे। सेकेंड मेजर डिसीजन से है ऑफ स्लैशिंग, देखिए ऑफ के साथ यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरंड आ गया। सेकेंड जो जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं स्लैशिंग करने के सेंस में। स्लैशिंग मतलब डिडक्शन होता है, यानी कटौती करने को बोलेंगे। इसका मतलब डिडक्शन हो जाएगा। देखिए याद किससे समझेंगे, बस आर्टिकल को समझना है, इकोनॉमिकल आर्टिकल है। थोड़ा सा इसमें मन नहीं लगेगा बट आपको मन लगाना है। डिडक्शन मतलब कटौती बोलते हैं द कैश रिजर्व रेशियो बाई 100 बेसिस पॉइंट्स के रूप में। मतलब बात यहाँ कही है कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है रेलिगेटेड की गई, मतलब इसको रेलिगेट मतलब होता है महत्व कम देना। एज सेकेंडरी कंसर्न ग्रुप में दीज कट्स विल, ये कट्स होंगे वंस बैंक ट्रांसमिट करते हैं, बैंक से अगर ट्रांसमिट करते हैं उनको बोरोवर्स तक के लिए। मेक इट चीपर करते हैं, कंपनी के लिए सस्ता बनाते हैं। कंज्यूमर्स टू बोरो, ताकि कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो बोरो करे, इन्वेस्ट करे, परचेस करे, ये बात कही जा रही है। द सेकेंड है, सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, सेकेंड फर्स्ट, इस समय आर्टिकल द लगाएंगे ही। सेकेंड मेजर डिसीजन की बात हो गई। ऑफ स्लैशिंग ऑफ द कैश रिजर्वेशियो 100% बेसिस पॉइंट विल हेल्प, ये हेल्प करेगा विद द ट्रांसमिशन ऑफ द कट रेट।
रेट कट्स, ट्रांसमिशन मतलब कोई चीज का नया परिवर्तन के सेंस में आता है। ट्रांसमिशन मतलब होता है एक तरह से ट्रांसफरेंस के सेंस में आएगा, इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से मतलब सौंपना। स्लैशिंग मतलब होता है डिडक्ट करना, स्लैशिंग द कैश रिजर्व बाय इतना विल हेल्प में मदद करेगा ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर करने के सेंस में कट रेट्स, रेट कट्स उसके बारे में। द लेस, देखिए कंपैरेटिव से पहले द नहीं लगता, बड़े स्पेशलाइज करेंगे तो द लगता है। द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ, जितना हो सके उसको बैंक को रखना अपने साथ, रखना होता है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर के साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसका मतलब है वाला है वाली है। उसी प्रकार से सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब है वाला था वाली थी। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो इसका मतलब है पढ़ता है, होता है, करना है। ये प्रेजेंट से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू प्लस वी वन है इसलिए। तो द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ, मतलब लेस जो है, लेस है, कम है, बैंक को रखना है अपने साथ। एज स्टिपुलेटेड, जैसा कि स्टिपुलेटेड होता है। स्टिपुलेटेड मतलब होगा, देखिए वर्ड्स को लिखते चलेंगे। स्टिपुलेटेड मतलब होता है अग्रीड अपॉन, मतलब कोई चीज को निर्धारित किया गया, इसका मतलब अग्री, अग्रीड अपॉन होता है निर्धारित करना, बाय कैश रिजर्वेशियो के द्वारा निर्धारित किया गया। द मोर, देखिए दो चीजें हैं, द लेस एक होता है ना, अब देखिए कंपेयर हो रहा है, समान चीजों की तुलना करेंगे, उसमें जनरली कंपैरेटिव से द के पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन समान चीजों की तुलना करते द लगता है, जैसे बोलते हैं ना द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू डिजायर, जितना ज्यादा आपको मिलता है उसका डिजायर उतना रखते हैं, तो उसमें द लगा है, इसलिए द लेस है, यहाँ पे द मोर है, इसलिए तो समान चीजों की तुलना की गई वहां पे द लगा। एक और केस होता है जैसे ऑफ द टू वाले केस में, जब सेंटेंस में ऑफ द टू वाला केस है, ऑफ द टू वाला, इसके साथ नाउन आएगा प्लूरल, इसको याद रखेंगे। उसके पहले कंपैरेटिव आए, ऑफ द टू वाले केस में कंपैरेटिव आएगा तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। ऑफ द टू वाले केस में कंपैरेटिव आए, जैसे बोलते हैं ना ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वह दो स्टूडेंट्स में से अच्छा है, तो ही इज द बेटर बोलेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स है, तो इसको याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है ना, जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स के बीच में वो व्यक्ति अच्छा है, तो बेटर से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन ये ऑफ द टू वाले केस में द लगता है, और ये कंपेयर वाले में द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ एज स्टुपुलेटेड, जो स्टुपुलेटेड हो जाता है, जो चीजें अग्रीड हो जाता है बाय कैश रिजर्वेशियो के द्वारा, द मोर दे कैन लेंड, और उतना ही ज्यादा लेंड आउट करेंगे, मतलब कि एक तरह से उधार देंगे। लेंड मतलब होता है किसी को, मतलब लोन पे देना। नाउ एट लोअर रेट्स पे, लोअर रेट्स पे इट इज वर्थ नोटिंग, देखिए वर्थ के साथ जेरड आ गया, उसी प्रकार से बहुत सारे वर्ब है, जैसे लाइक, लव, हेट, कीप है, स्टॉप है, डिनाई है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जहाँ पे जेरन लगता है, वर्थ के साथ भी जेरन आ गया। इट इज वर्थ नोटिंग, नोट करने लायक है, वर्थ मतलब लायक होता है, हावेवर मतलब हालांकि। दैट सेंट्रल बैंक हैज अगेन चेंज्ड, सेंट्रल बैंक ने चेंज किया है, हैज के साथ भी थ्री आ गई। इट्स स्टैंड्स, अपने स्टैंड्स को सेंट्रल बैंक ने चेंज किया है, मतलब केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। स्टैंस मतलब होता है एक तरह से एटीट्यूड, यहाँ बोल सकते हैं दृष्टिकोण, एटीट्यूड बोलेंगे इसको। ये सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बीच में लिख लेंगे जब भी टाइम मिले आपको। इन अप्रैल इट हैड मूव्ड, अप्रैल में मूव हुआ था फ्रॉम बीइंग, फ्रॉम के बाद देखिए जेरेंड आगे, बीइंग न्यूट्रल टू बीइंग अकोमोडेटिव, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव बना था, न्यूट्रल से ये चीज क्या बन गई थी, अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब है विलिंग टू फिट इन, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में एक तरह से उदार होना। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, बस ना लाइन को समझनी है, स्टोरी को समझनी है, इस बीच में नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं,
फ्रेमर के रूल्स रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए डेली बेसिस पे इस पे काम जरूर करेंगे। इंडिकेटिंग मतलब इंडिकेट करते हुए दैट इट वॉज इंक्लाइंड, ये चीजें इंक्लाइंड हुई टू कट रेट्स फर्दर। फर्दर मतलब आगे के सेंस में आता है। देखिए, एक होता है फार्दर, ये भी डिस्टेंस के सेंस में आगे आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है फर्दर, ये सीधे आगे सिचुएशन में आगे फर्दर, और डिस्टेंस में आगे फार्दर होता है। इंडिकेटिंग करते हुए दैट इट वॉज इंक्लाइंड, ये चीजें इंक्लाइंड हो गई। इंक्लाइन मतलब झुकाव होता है। मतलब इंक्लाइन का कई मतलब है, आप ध्यान से समझेंगे। इट वॉज इंक्लाइन का मतलब ये हो जाएगा जैसे एक तरह से लीडिंग, टर्निंग अवे फ्रॉम वर्टिकल, इच्छुक होने का सेंस है। इंक्लाइन मतलब टू कट रेट्स फर्दर, आगे के लिए। इट हैज नाउ मूव्ड बैक टू न्यूट्रल, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मीनिंग मोर रेट कट्स इन शॉर्ट टर्म में आर अनलाइकली, ये चीजें अनलाइकली है, मतलब संभव है, अनलेस ग्रोथ फॉल्स वेल, जब तक ग्रोथ की गिरावट नहीं होती शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के रूप में। दिस इज सेंसिबल, ये चीजें सेंसिबल है। देखिए लाइन को समझेंगे, यहाँ पे कई ऐसे वर्ड्स है जो फ्रेजल वर्ब की तरफ, फ्रेज की तरफ वर्क कर रहा है, तो इनकी याद रखनी है, जरूरी जरूरी है। दिस इज सेंसिबल, ये चीज, दिस इज अ सेंसिबल स्टैंस। स्टैंस नाउन है, देखिए उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, आर्टिकल यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव है। दिस प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ सेंसिबल स्टैंस, एक तरह से सेंसिबल एक एटीट्यूड है टू टेक गिवन द वास्ट अनसर्टेनिटीज। वास्ट मतलब ह्यूज होता है, वास्ट मतलब ह्यूज हो जाएगा, मैमूथ हो जाता है, बड़ा या विशाल को बोलेंगे। देखिए अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होगा, लाइन को समझेंगे। अनिश्चितता जो चीज होती है उसको बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है अनिश्चितता। एक तरह से अनरिलायबिलिटी होता है, डाउट बोल सकते हैं इसके लिए। दैट द इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स आर फेसिंग, जो इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक्स को फेस कर रहे हैं। न्यूट्रल स्टैंस जो है, स्टैंस यहाँ एटीट्यूड को बोलेंगे न्यूट्रल, जो न्यूट्रल हो गया एडजेक्टिव है। ऑल्सो मीन्स दैट आरबीआई इज इक्वली, आरबीआई जो है इक्वली क्या है, प्रीडिस्पोज्ड है। मतलब एक तरह से मेक समवन लायबल, एक तरह से कह सकते हैं संवेदनशील होना, इसके लिए बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड आते हैं इसके लिए। तो इस सेशन में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, उन्हें जरूर लिखें, प्रैक्टिस करें। एक मतलब प्रीडिस्पोज मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि किसी विशेष दृष्टिकोण को बोलते हैं। तो रेज मतलब होता है उठाना, रेट्स अगेन, फिर से उठाना मतलब उठाना होता है। राइज मतलब बढ़ना, रेज मतलब भी बढ़ना, बढ़ाना होता है। इन द इवेंट ऑफ एन, एक इवेंट की बात हो गई, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लाइन को समझेंगे। अनफोर्सीन एंड सस्टेन स्पाइक इन प्राइसेस, एक तरह से क्या हो गया, अनफोर्सीन हो गया। अनफोर्सीन मतलब होता है प्री, अनप्रिडिक्टेड, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। सस्टेन प्राइस, स्पाइक प्राइसेस में हो गया। द मॉनसून इज येट टू फुल्ली प्ले आउट, मॉनसून पूरी तरह से प्ले आउट है आफ्टर ऑल। येट टू मतलब होने को है, सेंस हो जाएगा, मॉनसून की बात है। प्ले आउट मतलब होता है हैपन, डेवलप होना। टाइमिंग ऑफ दिस डिसीजन इज साउंड, टाइमिंग इस डिसीजन की जो है साउंड है, तो सही है। टाइमिंग और डिसीजन का मतलब साउंड का सेंस है कि सही है, ये साउंड सही करता है, यहाँ पे सेंस ये है। इन्फ्लेशन इज लो, इन्फ्लेशन क्या, महंगाई लो है, नॉट लाइकली टू जंप, और संभव नहीं है जंप होने का, एनी टाइम सून, जल्द ही। इफ करेंट फैक्टर्स रिमेन, अगर करेंट फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड रहता है, बना रहता है अनचेंज्ड, रिमेन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आगे, फर्दर आगे, देर आर नो मेजर इलेक्शंस, कोई मेजर इलेक्शंस नहीं है नाउ, दैट वुड अदरवाइज हैव नेसेसिटेट, जो नेसेसिटेट करता है अ प्री एम्प्टिव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन प्राइस लेवल पे। आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए लाइन को पहले समझ लीजिए, जो भी चीजें आ रही, फर्दर का मतलब आगे है,
दीज आर नो मेजर इलेक्शंस, ये सब मेजर इलेक्शंस चुनाव नहीं माने जाते हैं नाउ दैट वुड अदरवाइज हैव नेसेसिटेड, ये चीजें हो चुकी है, नेसेसिटेट आवश्यक है, प्री एम्प्टिव स्ट्रॉन्ग ग्रीफ है ऑन प्राइस लेवल पे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर ग्रोथ इज लोअर देन इट कुड बी, जितना होना चाहिए तो उससे लोअर है। आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, ग्रोथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर में 25 to 26 की बात है, 2025 से 26 टू भी 6.5% आरबीआई का ग्रोथ का रेट है। कभी कभी पूछता है कि आरबीआई का क्या है ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन क्या है, 6.5% है, विच इज नो फास्टर देन व्हाट द गवर्नमेंट प्रोविजनली एस्टिमेटेड फॉर, क्योंकि उससे फास्टर नहीं जो सरकार प्रोविजनली मतलब टेम्पोररी तरीके से एस्टिमेट की थी द प्रीवियस ईयर, पिछले साल। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी, वित्तीय पॉलिसी की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार की जो स्पेंडिंग है हैज रीच हो चुकी है द लिमिट ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है, देखिए लिमिट का मतलब होता है, स्टिमुलस का सेंस क्या है, स्टिमुलस का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में समथिंग दैट इनकरेजेस, मतलब कि इनकरेजमेंट को बोलते हैं, इनकरेजमेंट को बोलते हैं, प्रेरणा बोलेंगे। इट कैन प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कर सकता है, प्रदान कर सकता है आफ्टर अ डेकेड ऑफ इंक्रीजिंग, ये जो एक दशक, दशक मतलब 10 सालों का होता है, ऑफ के साथ देखिए जेरंड आ गया, इंक्रीजिंग आउटलेज, एक दशक के जो बढ़ता हुआ आउटलेज है उसके बाद। आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस को बोलेंगे। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन एट बेस्ट बी मेंटेन, ये मेंटेन किया जाएगा, जा सकता है एट द लेवल इट इज एट, जो लेवल पे है, बट कैनॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, लेकिन ये रीजनेबली उम्मीद नहीं है कि ग्रो करने का मच फर्दर, आगे जितना हो सके। मच मतलब ज्यादा नहीं ग्रो करने का सेंस लग रहा है, फर्दर मतलब आगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया है, ये देखिए दोनों सब्जेक्ट हो गया और हैव के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एज मच, जितना उन्होंने इंडिकेट किया है, जितना हो सके, एज मच मतलब उतना ही होता है। इंडिकेटेड मतलब होता है कोई चीज को जैसे, जैसे एडवाइजेबल बताना। अपार्ट फ्रॉम, देखिए अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, ऐसा फिक्स प्रपोजिशन है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं प्रपोजिशन। एस्केप के साथ, एस्केप के साथ फ्रॉम यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी वर्ब है या वर्ड्स है जहाँ पे फ्रॉम फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा। डेवलपमेंटल एंड सोशल प्रायोरिटीज जो है, सोशल प्रायोरिटीज जो है उसके बारे में बात हो रही है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। द गवर्नमेंट नाउ हैज एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग, सरकार के पास अभी है, एडिशनल एडजेक्टिव है डिफेंस स्पेंडिंग, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और ये हैज मेन वर्ब है V5, क्योंकि आगे ये ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज का रीजन बताना होता है, इसको याद रखेंगे। जब भी आपके सामने अकाउंट फॉर, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसको याद रखेंगे। अकाउंट फॉर मतलब होता है कहीं भी किसी भी चीज के बारे में रीजन बताना। ऐसे बहुत वर्ब की फॉर्म्स आपको मिलती है, उन्हें प्रैक्टिस करें और याद रखें। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक तरह से रीजन, आंसर फॉर, एक्सप्लेन द रीजन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, लिख लेंगे, इसका मतलब है एक्सप्लेन द रीजन, या इसका मतलब आंसर फॉर भी होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, देखिए लाइन को समझेंगे। मतलब बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट नाउ हैज एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग टू अकाउंट फॉर, इसके लिए रीजन बताया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू स्टेप अप, इसको बढ़ाने की जरूरत है, स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना होता है। एंड बूस्ट ग्रोथ को बढ़ाना, इंप्रूव करना। एंड इट इज गुड टू सी आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज मतलब एक ट्रैक पे, ये काफी आवश्यक है देखना, ऑन द सेम पेज पे आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसी है, ये अच्छी बात है। सरकार और आरबीआई जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हाँ मतलब ताल में ताल मिला के चले
उससे बहुत चीजें बेनिफिशियल होती है देश के लिए। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इसके बारे में बात थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और CRR, मतलब रेपो रेट और CRR में कटौती करके स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। महंगाई कम होने और सरकारी खर्च की सीमा के बाद अब मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था को गति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि आरबीआई ने अपने रुख फिर से तटस्थ कर लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। ये डिसीजन सही समय पर लिया गया है और सरकार की नीति से अच्छी तरह समन्वित है, जो विकास को बढ़ावा देने वाला कदम है। इसी के बारे में चर्चा है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आरबीआई के चीफ कौन है और वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई। मैं सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो इसी प्रकार से लाइन को समझेंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। अब जैसे आप इसमें ना देखिए, सब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है, नाउन किधर है, उन सारी चीजों का डैश करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आइए मैं आपको लिए चलता हूँ पहले पेज पे। अगर मैं कहूँ यहाँ से नाउन ढूंढना है, कैसे आप ढूंढेंगे? इसको जरूर ढूंढेंगे। देखिए, अब यहाँ पे ढूंढना पड़े इसमें नाउन कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन। रिजर्व बैंक नाम दिया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम है, कमेटी नाउन है। डिसीजन भी नाउन है। फ्राइडे ये भी नेम है। शो वर्ब है। सेंट्रल बैंक एक तरह साथ है। मतलब ऐसे करके चूज करेंगे। ग्रोथ नाउन है, ग्रोथ नाउन है। इन्फ्लेशन नाउन है। ऐसे करके अलग अलग करके चूज करेंगे। जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जिसके बारे में जो बात हो रही है वो अच्छी बातें हो रही हो या बुरी बातें, वो एडजेक्टिव कहलाती है। तो ऐसे करके अलग अलग करके समझेंगे। मेन चीज होता है समझना, और समझने के बाद कहानी को याद रखना बहुत जरूरी है। तभी आपसे पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आप स्टोरी तो पढ़ते हैं, दिमाग से बातें निकल जाती हैं, लास्ट में क्वेश्चन के पास जब जाते हैं तो सारी बातें पीछे रह जाती हैं। इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा करें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।